बिल्कुल ये जंग जो है आप सही कह रहे हैं कि ये ईरान के हाथ में है और ईरान ने जिस तरह से एक के बाद एक देखिए ईरान पर अब मिसाइलों पर जो ईरान मिसाइल अब मार रहा है वो कह रहा है कि एप्स्टीन आयरलैंड के जो मुतासरीन हैं तो उनके सिलसिले में पैगाम लिख करके यानी उन मुतासरीन के नाम आप देखिए अलग-अलग तरीके से जो मिनाबा वहाँ पे उन बच्चों के लिए फिर इस तरीके से अलग-अलग और ये जो बात आपने कही है यहाँ पे अमेरिका और ईरान ने जब ईरान के बैंक पर हमला किया तो ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के सभी देशों के अमेरिकी बैंक को टारगेट करने की चेतावनी दी है, धमकी दी है और लोगों को 1 किलोमीटर फासले पर जैसा कि आपने बताया और इसके साथ-साथ ईरान ने खबरदार किया है और उसके बाद से यहाँ पे बताया जा रहा है कि एचबीएससी बैंक ने कतर, दुबई में अपनी सभी शाखाएं जो है ब्रांचेस बंद करके तमाम मुलाजमीन को निकालना शुरू कर दिया है। मुलाजमीन को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये आप देखिए किस तरह से यहाँ चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं और सारी चीजें इसके अलावा जयदीप साहब लिखा है इजराइल की हुकूमत को फिलिस्तीन के हवाले करेगा और इजराइल का नाम बदलकर फिलिस्तीन किया जाएगा और उसका हुक्मरान फिलिस्तीन रहेगा। ईरान इस काम को जब तक पूरा नहीं करेगा, जब तक जंग नहीं बंद करेगा। तो यहाँ पे ये देखिए राशिद साहब ये बात तो सही यहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज से अब पहले की तुलना में अधिक तेल निर्यात कर रहा है जो कि दर्शाता है कि वो एक जलमार्ग पर नियंत्रण रखता है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है। तो बहरहाल राशिद साहब क्या लग रहा है आपको कि क्या स्ट्रेटेजी होगी ईरान की अब, क्योंकि ईरान बहुत ही टैक्टिकल बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ वॉर कर रहा है और उसने बड़ी अब ऐसा लग रहा है कि हर तरीके से हर एंगल से उसने तैयारी कर रखी थी और उसे ये तमाम चीजें कि अगर हमारी फर्स्ट लेयर जाएगी तो सेकेंड लेयर जाएगी तो थर्ड लेयर, यानी हर चीज की ऑलरेडी तैयारी ईरान ने कर रखी है। राशिद साहब। जी मुमताज भाई, अब तो अमेरिका का हाल ऐसा हो गया है कि ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हुए। अब तो आप शर्त रखने की कंडीशन में भी नहीं रह गए। ये बात 2-3 दिन से हम लोग करते जा रहे थे कि पहले तो अमेरिका जब ऑन टेबल बात कर रहा था तो शर्तें रख रहा था अपनी कि ये शर्त होगी, ये होगी, ये होगी और जंग ना हो, इसलिए ईरान सारी शर्तों को मानने को तैयार हो रहा था कि ठीक है भाई ये भी मान जाएंगे, ये भी मान जाएंगे। लेकिन आज की डेट में तो आप उस लायक भी नहीं रहे। अब आप शर्त रखोगे नहीं, शर्त आपको मानना पड़ेगा। और आपको बता दूं मैं, अब्बास आराची के पास बिटकॉफ के रेगुलर फोन आ रहे हैं और बिटकॉफ का फोन अब्बास आराची रिसीव नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो बिटकॉफ के ऊपर सबकी नजर थी बैठक में, आज उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है क्योंकि मसला जंग में आ गया है। तो बिटकॉफ के कॉल आ रहे हैं अब्बास आराची के पास, अब्बास आराची उनके फोन नहीं उठा रहे हैं। अब्बास आराची ने एकदम साफ कह दिया कि प्रोपेगेंडा फैलाने से रिजल्ट नहीं निकलेगा, रिजल्ट वही निकलेगा जो दिखेगा और रिजल्ट ईरान दिखाएगा, अमेरिका को भी इजराइल को भी। आज आप देखिएगा, आज की डेट में मुमताज भाई, इजराइल के जो भी फैसिलिटीज हैं इनकी, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला होगा। इनकी जो बैंक पे इन्होंने किया बैंक पे करेंगे। इन्होंने इनके ऑयल डिपो किया था तो ईरान ने भी इनके ऑयल डिपो पर कर दिया। तो जिस तरीके से ये
एक्शन लेंगे वैसे ही रिएक्शन ईरान दे रहा है। अब आज भी ऐसा नहीं कि ईरान अपनी तरफ से कुछ नया ला रहा है, तुम जो कर रहे हो वैसे ही जवाब देंगे हम। लेकिन अभी भी ईरान ने कम से कम एक चीज बचा के रखी है कि उसने स्कूल्स और हॉस्पिटल को टारगेट नहीं किया है। 32 स्कूल और 34 हॉस्पिटल को टारगेट कर चुके हैं ये लोग, अमेरिका और इजराइल। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटी की। ईरान के लोगों की बात कर रहे हैं। आप पब्लिक एरिया में मार रहे हो मिसाइल, आप बम गिरा रहे हो पब्लिक एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में जहां पे लोग रहते हैं। अब आप कहते हो कि आप लड़ रहे हो ईरान के लोगों के लिए। अब बीच बीच में उनके एक जोकर का आ जाता है मैसेज कि हम तैयार हैं, आप लोग हार मत मानना है ईरान के लोगों। कौन होगा ये? वही जिसको रिजीम चेंज करके लाने के लिए थे, शाह की औलाद। वो आज भी बीच बीच में ट्वीट कर रहा है। कमाल थी देखिए। मतलब ईरान के ऊपर अमेरिका के हमले का जो सबसे बड़ा फायदा है वो खुद ईरान की गवर्नमेंट को हुआ है। जो अवाम में बिखराव था उनमें यूनिटी हो गई मुल्क को लेकर के। और रिजीम को चेंज करना अब इम्पॉसिबल हो गया है। अभी तक तो लोग कह रहे थे कि थोड़ा मुश्किल रहेगा इनके लिए, आसान नहीं रहेगा, लेकिन अब तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, संभव। फुट ऑन ग्राउंड भी अगर ये आएंगे तो बेमौत मारे जाएंगे। मुमताज भाई, पेंटागन के अंदर की रिपोर्ट निकली है, अभी खुल के आई नहीं है, कि 160 डेड बॉडी पहुंची है। 160 ये अभी खुल के नहीं आया है। तो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारूद खर्चा हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं तो इसलिए वो घबरा रहे हैं। सवाल यह है कि ये जो 160 डेड बॉडी हैं इसकी वजह क्या थी? इजराइल। तो बताओ इजराइल के कितने आइडियल सोल्जर मरे? फुट ऑन ग्राउंड के लिए नेतन्याहू बहुत उतावले थे। पेंटागन ने कहा ठीक है, आधे सोल्जर आप भेजो, आधे हमारे रहेंगे, तो पीछे हट गया वो। तो वो इतना शातिर है कि मरवाना चाह रहा था अमेरिकन सोल्जर को, अपने सोल्जर को नहीं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अगर ईरान के अंदर घुसते तो जिंदा निकल नहीं पाते। अभी तो ईरान ने उन लोगों को सामने हाजिर भी नहीं करवाया, परेड भी नहीं करवाई, जिसके बारे में ईरान कहता था कि हमने तुम्हारे सोल्जर पकड़ के रखे हुए हैं। जिस टाइम पे उनका वीडियो बना के डाल देगा, हाहाकार मच जाएगी अमेरिका में। क्योंकि उस वीडियो में किसी का बाप दिखेगा, किसी का भाई, किसी का बेटा दिखेगा, सारे के सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो मुमताज भाई, अभी जो हालात चल रहे हैं ये अभी 4-5 दिन तक कम से कम चलेंगे। 4-5 दिन के अंदर इजराइल जब तक पूरी तरीके से कचरा नहीं हो जाएगा तब तक ईरान मानने वाला नहीं है। और ईरान के पास मिसाइल की कमी नहीं है। कमी अगर हो भी जाएगी तो वो कमी को पूरा करेगा चाइना, और वो कर रहा है। क्यों मुमताज भाई? ये सही है कि किस तरह की तैयारी ईरान ने कर रखी है। और ईरान यहाँ पे आप देखिए, मैं बार बार आपको अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे IRGC कमांडर ने कहा है कल से ट्रंप जंगबंदी की कोशिश कर रहा है। अगर वो कामयाब हो जाता, फतेयाब होता, तो सीज फायर के लिए मीडिएटर से अनुरोध न करता, गुजारिश न करता कि आप जो है मीडिएशन कर लो। तो और क्योंकि पुतिन से बार बार, और अब मुझे लग रहा है कि टर्की से कहा है, जो आज टर्की के सदर बोल रहे हैं कि हम जंग रुकवाना चाहते हैं और हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि बड़ी खूबसूरती से ये भी एक तरीका होता है और मीडिएटर के तौर पे ये आ रहे हैं। इसके अलावा आज खुलासा हुआ है कि यूरोप ने जिस मिराब स्कूल पर हमला किया है वो डबल टैप अटैक था। मतलब एक हमला किया गया और बचे हुए लोगों को मारने के लिए फिर दोबारा उसी पे हमला किया गया। तो ये आप देखिए। और
कितनी मतलब आप देखिए कि बेशर्मी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि साहब हमने हमला ही नहीं किया था, वो तो ईरान ने किया है। आप बताइए, ईरान अपने बच्चों को मारेगा, जो दूसरों के बच्चों को नहीं मार रहा है वो अपने बच्चों को मार दे। यानी जैसा ये लोग करते हैं कि अपनी कामयाबी के लिए, अपनी राजनीति के लिए अपने लोगों को मरवा देते हैं, ये उसी तरह से दूसरों को समझ रहे हैं कि दूसरों भी ऐसा करेगा। यहाँ पे आप देखिए, ईरान ने अभी अपने मिसाइल के 36वें वेब से इजराइल के शहरों पर हमला शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर यहाँ पे आ रही, देखिए 36वीं वेब जो है वो जारी कर दी है। यहाँ पे आप देखिए, ये सच में हमारी आंखों के सामने एक ऐतिहासिक पल है, इसमें दो राय नहीं है कि ये जो कुछ हो रहा है ये एक तारीख जो है वो हम देख रहे हैं, और किस तरह से चीजें बदल रही हैं वो भी हम देखने काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ गई, मैं स्क्रीन पे ले लेता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फिरोज बख्त साहब जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलम निगार हैं, और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। हमारे प्रोग्राम के वो सदर भी हैं। मैं 2-3 अपडेट कर देना चाहता हूं, जो बड़ी अपडेट है। एक अपडेट तो ये है कि किम जोंग जो है वो साथ आ गए। दूसरा ये कि जिस तरह से खबरें चल रही हैं कि जो नेतन्याहू के भाई हैं इद्दो, तो वो भी हमले में हलाक हुए हैं। हालांकि अभी इजराइल की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। और जो मोसाद का चीफ है यहाँ पे डेविड, मोसाद का चीफ डेविड बार्निया, तो उसकी भी मौत हुई है ऐसा बताया जा रहा है। तो ये इसके अलावा जैसे कि हमने बताया था कि अलग अलग एक खबर और आ रही है, और वो ये आ रही है कि हिजबुल्लाह जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। हिजबुल्लाह जो है वो जबरदस्त तरीके से अटैक कर रहा है इजराइल में, और ग्राउंड जो हम कह रहे हैं ग्राउंड बैटल, जो जमीनी जंग की भी एक तैयारी के तौर पे इसको लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं, मैं आऊंगा फिरोज बख्त साहब, क्या लग रहा है, किस तरह के हालात, क्या ऑब्जर्वेशन है इस वक्त आपकी? यहाँ पे देखिए, ये नूर साहब लिखा है कि ईरान ने पहली बार आज 3 घंटे लगातार मिसाइलें दागी हैं। 3 वेब, 33वीं, 38वीं और 39वीं वेब लगातार ईरान जो है वो हमले कर रहा है। ये खबर आई है अभी कि लगातार ईरान अटैक कर रहा है इजराइल पे, यानी रुकने का सवाल ही नहीं है। और मुझे लग रहा है कि बैंकों पे भी अब ये हमला होगा, और थाईलैंड के जहाज पे भी आज हमला किया है। यहाँ ट्रंप ने लगभग 5500 बॉम्बिंग की है, अब तक की रिपोर्ट है, और ईरान ने करीब 4-4.5 जो है अपने मिसाइल ड्रोन्स मारे। तो ये रिपोर्ट आ रही है। फिरोज बख्त साहब, किस तरह की अपडेट लेकर के आए हैं, क्या ऑब्जर्वेशन आज का रहा सबसे पहले? देखिए, ऐसा है, जंग जो है शदीद से शदीद होती चली जा रही है, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, कि इसको रुकवाने के लिए कोई बीच में नहीं आ रहा है। और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बड़े नाम हैं, आप जानते हैं कौन से बड़े नाम हैं, वो दूर बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि इसमें 2 पहलवान लड़ रहे हैं, कौन सा पहलवान जो है वो चित होता है, क्या होता है। तो अभी यही तमाशा चल रहा है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। और रही बात अमेरिका की और इसराइल की, तो इन्होंने जो जंग शुरू की थी ये बड़ी बेमकसद जंग थी, इसका कोई मकसद नहीं था, और इनको अब तक नहीं पता चला कि इन्होंने जंग क्यों शुरू की है। क्या ये एटमी हथियार जो जिसको कहते हैं इल्जाम लगाते हैं ईरान के ऊपर, वो बना रहा था, उसके खिलाफ शुरू की है? क्या ये प्रॉक्सीज को जो दे रहा था हथियार उसके खिलाफ शुरू की है? क्या है जो इसने मिसाइल्स बनाए उसके खिलाफ शुरू की है, या इन तीनों चीजों के खिलाफ शुरू की है, या कोई और वजह है? अभी वो इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाया। क्यों? सुनिए, क्योंकि जब आपने पहले ही कह दिया था
कि हमने तो B-2 बॉम्बर से जून के अंदर इनकी सारी एटमी तंसीबात को खत्म कर दिया। बहुत छाती ठोक ठोक कर ये कहा गया। इसराइल ने भी कहा और ट्रम्प साहब ने भी कहा। उसके बाद मतलब यह है कि अब ये तो पता नहीं तंसीबात कहाँ है या नहीं है। बज़ाहिर तो नहीं है जैसा ट्रम्प साहब कहते हैं। और जब तुमने पहले ही इस बात को साबित कर दिया कि B-2 बॉम्बर जो है वो 300 मीटर तक अंदर जाता है और ये सब सारी चीजें हैं, तो फिर तुमने दोबारा क्यों ईरान पे हमला किया? उसके सुप्रीम कमांडर को शहीद कर दिया, उसकी फैमिली को शहीद कर दिया और ताबड़तोड़ तुमने हमले किए हैं। कितने शहरों पे हमले किए हैं ईरान के। तो ये इनको खुद पता नहीं है क्या कर रहे हैं। और इनके लगातार ताबड़तोड़ जो बॉम्ब ये फेंक रहे हैं, ये इससे एक जो बहुत बड़ा एक जो एक ये समझिए कि बहरान पैदा हुआ है दुनिया में, वो गैस का और एनर्जी की रिसोर्सेज का बहरान पैदा हो गया है। ठीक है, पेट्रोलियम का और गैस का। और उस गैस के बहरान में जो है ये जो आपके नेटो कंट्रीज हैं उनको भी बहुत ज्यादा तकलीफ है, बल्कि पूरी दुनिया को तकलीफ है। तो हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है, हॉर्मुज का जो जल डमरू है, वहीं से सारा सामान जाता है। सिर्फ तेल नहीं जाता, वहां से और भी बहुत सी चीजें जाती हैं। मतलब चाहे वो खाने पीने का सामान हो, दूसरी अशिया हो, कपड़ा हो, लोहा हो, ये सारी चीजें वहीं से जाती हैं। और जब जब और ईरान ने उसको जो है बंद कर दिया है, इसलिए कि ईरान का नाफ्ता इन लोगों ने बंद कर रखा था। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अब ये जो जंग है बमों से हटके, ठीक है, ये जो एयरफोर्स अटैक्स हैं उनसे हटके अभी आ रही है इस इकोनॉमी के ऊपर। और लगातार कुछ ना कुछ जो है ट्रम्प साहब बयान देते रहते हैं, बेसिर पैर के बयान देते हैं वो। और असल में एक चीज से वो बहुत ज्यादा नाराज हैं इसराइल से भी, कि इसराइल ने जो तेल का जो जखीरा है तेहरान में, वहां उसने अटैक किया और पानी के जखीरे पे भी अटैक किया, जो डिसैलिनेशन होती है वाटर की जो उसका प्लांट। वो मतलब उन्होंने कहा भाई ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ईरान भी अगर ये करेगा तो ये जंग जो है ये अब समझ नहीं आ रहा है किस तरफ जा रही है। ठीक है, अभी आपने कहा नॉर्थ कोरिया आ गया, अभी आप कह रहे हैं कि पीछे से चाइना और रशिया है। ठीक है, तो ये कोई किसी के साथ आए ना आए, आमतौर से कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता है। अच्छा, एक बड़ी अजीब खबर आज मैंने और सुनी, वो ये कि पाकिस्तान ने अपने जहाज जो हैं वो वहाँ इसमें ईरान के पास भेजने शुरू कर दिए, क्योंकि वो मुनीर जो है उनके फौजी चीफ, वो तो बैठे हुए ही हैं ट्रम्प की गोद में। और दूसरे सऊदी अरब भी प्रेशर डाल रहा है कि उनका एक मुआहदा हुआ था कि दोनों ममालिक में से कोई भी किसी मतलब कोई दूसरा मुल्क उनके ऊपर हमला करता है तो इनको आपस में एक दूसरे की मदद करनी है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर जब इसका सिंदूर का हमला हुआ तब तो खामोश बैठा रहा सऊदी अरब। लेकिन अब सऊदी अरब ने जब इनसे कहा कि तुम हमारी मदद करो, तो पाकिस्तान ने उससे कई अरब मतलब कई अरब मिलियन डॉलर की भीख मांग ली सऊदी अरब से। तो सऊदी अरब ने कहा तुम हमारी मदद करो, और जो जहाज अटके हुए हैं तेल के, कच्चे तेल के, इन जहाजों को तुम्हारी जो नेवल फोर्स है उसके जरिए निकाल के लाओ। ये सब डॉक्टर मुमताज चल रहा है। सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है और हमें ये नहीं पता कि अगले आने वाले घंटे में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। रही बात ईरान की, ईरान को इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है, बड़ा धोखा इन्होंने दिया है ईरान को। ईरान की जो सुप्रीम कमांडर थे उनकी फैमिली को खत्म कर दिया, अलावा इसके कितने लोगों को खत्म कर दिया। ईरान तो यह है कि अल्लाह के भरोसे पे चल रहा है। और IRGC के जो 31 जो ये प्रांत हैं ईरान के, हर प्रांत में IRGC का एक एक जो है कमांडर है, और उनकी भी कई परतें हैं। एक को अगर ये लोग उड़ाते हैं तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को उड़ाते हैं तीसरा आ जाता है। ये बहुत पुराना सिस्टम है।
और 20 साल से तो इन्होंने तैयारी की ही थी। तो अब यह है कि आर पार की जंग है। अब इसमें यह है कि जो लोग बरसों से जुल्म कर रहे हैं, अमेरिका ने 15 ममालिक पे 1945 से लेके अब 2026 तक जो है कब्जे कर लिए या पिट्ठू बिठा दिए अपने, वहां के पब्लिक को मार दिया। ठीक है, बोला अफ्रीका को ले लो, आप किसी भी मुल्क को ले लो, कहीं भी जाओ, साउथ अमेरिका में ले लो, इन्होंने बड़े जुल्म किए हैं। तो क्या पता कि ये जो इन्होंने जुल्म किए हैं, इतने रिजीम्स को बदला है, कहीं ना कहीं जो है ये जो चीजें हैं ये कुदरत को पसंद नहीं आई, और इसी वजह से यहाँ पर जो है इनको मुंह की खानी पड़ रही है, और इंशाल्लाह ये मुंह की खाएंगे। और हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि जो इनका जो बेड़ा था वो बेड़ा कहाँ है, और उसका अभी तक बेड़ा गर्क क्यों नहीं हुआ। तो डॉक्टर मुमताज, ये जंग जो है बड़े अजीबो गरीब मरहले में है, लेकिन इस बात की तो हम सब देख रहे हैं, इस बात को गारंटी भी दे रहे हैं कि अगर ये बढ़ गई जंग, अगर ये जंग बढ़ गई तो इसमें ईरान को जो नुकसान पहुंच रहा है, ईरान तो तैयार है, ईरान तो नुकसान उठाने के लिए ही जंग में आया है, वरना ईरान मुआहदा कर लेता। बिल्कुल ईरान को बिल्कुल सही क्या कह रहे जरूरत हैं है। कि ये जंग बढ़ रही है, ये जंग बढ़ गई है। और ये बड़ी खबर जयदीप सिंह उंदेला साहब ने दिया है। ईरान ने यूएस को तब चौंका दिया जब ये इस बात का इंकशाफ हुआ, खुलासा हुआ है कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के लिए नेवी की जरूरत नहीं, बल्कि हमने ऐसे रॉकेट बनाए हैं जो सीधे पानी में माइंस बिछा देंगे। और बिल्कुल जैसे खंदक का इस्तेमाल किया जाता था पहले, एक तरीके की खंदक जो है वो पानी में खोद दी है ईरान ने, ये उसका कहना है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे खबर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है, नसीरुद्दीन साहब लिखा है कि जो अभी ताजा हमले ईरान ने शुरू किए हैं उनमें खुर्रम शहर 4 में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल करते हुए आप देखिए कि ये बड़े हमले अब ईरान ने शुरू किए हैं, और ईरान ने कहा है कि सरप्राइजिंग होगा। अब जो भी हमले होंगे वो सरप्राइजिंग होंगे। राशिद साहब यहाँ पे ये आप देखिए, जयदीप साहब लिखा, ईरानी सिंगर हमाद हुमायूं ने मिनाब स्कूल हमले की यादगार में एक गीत रिलीज किया और कहा है जिस दिन मेरी बेटी होगी उसका नाम ईरान रखूंगा। ये जज्बा जिस तरह से यहाँ गुड्डू सलमानी साहब भी आ गए, उन्होंने कहा फिरोज साहब सारे देश छोटे हैं कि जो हो रहा है हो जाने दो, बीच में जाके फायदा नहीं है, कोई नहीं अब यहाँ पे, क्योंकि अब आर पार लोग देखना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अनवर हुसैन साहब लिखा, ईरान ने अमेरिका के कैप्टिव डेल्टा जवानों का वीडियो जारी करने का इशारा दिया है कि बहुत जल्द उनके वीडियोस जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए नूर साहब लिखा है कि ईरान पूरे इजराइल को खाली करने की वार्निंग जारी कर दी है, कहा है कि पूरा इजराइल खाली कर दिया जाए। ये देखिए ये पूरा यहाँ पे। इसके अलावा तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन के बाद जोरदार धमाके सुने गए। देखिए ताजा खबरें आने लगी हैं, हिजबुल्लाह ने भी ईरान के कोऑर्डिनेशन के साथ उत्तर में मिसाइल के सालवी से हमला किया है। तो ये राशिद साहब किस तरह का ये सेटअप है, किस तरह क्या ये हमला है कि हिजबुल्लाह भी एक्टिव और ईरान हमला कर रहा है, हूती अभी चुप है। लेकिन ये दोनों हमले इन्होंने तो बिल्कुल वो कहा गया बीम जो है, लेजर बीम और आयरन डोम था, डेरो 3 सब कहाँ गए भाई, कहाँ चले गए। बहुत बड़ी डील हिंदुस्तान भी कर रहा था आयरन डोम की। मैं एक टीवी चैनल पे गया, जब मैंने बताया तो कहा कि आपको कुछ पता ही नहीं है, दुनिया लोहा मान रही है। मैंने कहा मैं भी तो लोहा ही मान रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं कि लोहा क्या करोगे भाई, टेक्नोलॉजी खरीदो, लोहा खरीद के क्या करोगे। तो अब ये चीज जो है राशिद साहब, देखिए लेजर बीम के बारे में हमने आपको 2-3 महीने पहले ही बता दिया था, शायद अगर आपको याद हो कि लेजर बीम जो है ईरान के सामने किसी काम का नहीं है। वो बहुत ज्यादा काम कर सकता है, तो अगर हिजबुल्लाह
लेबनान से रॉकेट दागेगा तो शायद उसको कुछ हद तक रोकने में कामयाब रहे वो, रॉकेट तक। बाकी आप ये सोचो कि वो ड्रोन और मिसाइल, स्पेशली मिसाइल, कोई सवाल नहीं है। अभी तक इजराइल ने कोई एक ऐसा वीडियो नहीं रिलीज किया है जिसमें ये दिखाया हो कि उसकी लेजर बीम ने कोई मिसाइल को गिराया हो। वरना ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग अपने लेजर बीम को बेचने के लिए वीडियो तो बना ही लेते। आप खुद देखते हैं, ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग बना तो लेते हैं जरूर ये वीडियो और रिलीज करते, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, इस जंग का लॉस क्या है और ईरान की रिकवरी क्या होगी। इस जंग का लॉस ये है कि ईरान के पास खाली ड्रोन और मिसाइल पावर था बस। अगर ईरान के पास उसका एयर डिफेंस मजबूत होता, एयर स्ट्राइक पावर मजबूत न भी होता, अगर उसके पास एयर डिफेंस मजबूत होता तो ईरान इतना, मतलब जो उसके यहाँ उसके नुकसानात हुए उतने ना हो पाते। अब मैं आपको दावे से बोल रहा हूं कि इनके थॉट, पेट्रियट और ये जितने भी डिफेंस एसेसरीज इनकी हैं, ईरान इनसे सस्ता और इनसे अच्छा बनाएगा। बस इसमें ईरान को 5 से 6 साल का टाइम लगेगा। 5-6 साल के टाइम के बाद ईरान बना करके इसको खड़ा कर देगा। आपको पता है ईरान ने कैसे बनाया आपका ड्रोन? बराक ओबामा के टाइम पर, 2011 की समथिंग बात है ये, बराक ओबामा के टाइम पर एक जासूसी ड्रोन ईरान की जासूसी कर रहा था। अब वो कैसे डिसबैलेंस हुआ, क्या हुआ, वो गिर गया रेगिस्तान में। ईरानियों ने उसको देखा, उठाया, पूरा खोला खाला, रिवर्स इंजीनियरिंग कर डाली उसमें, करके उन्होंने उन्हीं के ड्रोन को देख करके अपना ड्रोन कैसा बना लिया। आज ये हालत हो गई है कि इनके शाही ड्रोन की कॉपी अमेरिका कर रहा है। अगर इनका एक भी एयर डिफेंस ईरान के हाथ में लग जाता, चाहे थार्ड हो चाहे पेट्रियट हो, कुछ भी हो, तो आप ये देखिएगा कि 5 साल के अंदर ईरान खड़ा कर देगा, और सस्ते में, महंगा नहीं। अरे वो कुछ 1.5-2 लाख रुपया का ड्रोन फेंकता है और तुम्हारा 3 करोड़ की मिसाइल उसको रोक रही है। तो अगर तुम उसकी इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी देखो तो वो बराबर बैलेंस है। उसके लिए 3 लाख का बहुत है, तो तुम्हारे लिए 3 करोड़ का भी बहुत है। तो मुमताज भाई, आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि इजराइल ने अपने यहाँ पूरी तरीके से सैंक्शन लगा दिए, और बीबीसी से द टेलीग्राफ के एडिटर ने ट्वीट किया उसके फोटोज पे, जो न्यूज अपडेट कर रहा था बीबीसी वाला जो जर्नलिस्ट है वो बैठा हुआ है इजराइल में। अब वो फोटोज जो अपडेट कर रहा है वो कर रहा है कतर और कुवैत की। तो उसने ये जानना चाहा कि तुम तेल अवीव में बैठ करके कतर और कुवैत की फोटो भेज रहे हो, अरे कुछ तेल अवीव की भेजोगे, क्या पोजीशन है? तो उसने खाली एक हंसी का इमोजी भेज दिया। मतलब इस तरह से सैंक्शन लगे हुए हैं। सीएनएन वाले के ऊपर भी यही सवाल किया गया, सीएनएन वाले के भी वही हाल है, बीबीसी वाले के वही हाल है। ठीक है, आप आओ, आप रिपोर्टिंग करो उस जगह से जहां पर कुछ नहीं हुआ है या हल्का फुल्का हुआ है, वो दिखा दो बस। मुमताज भाई, हर जर्नलिस्ट के साथ मोसाद ने अपने 2 आदमी लगा के रखे हैं जो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, नजर रखे रहते हैं। वो कहीं ऐसी जगह की फोटो ना डाल दें न्यूज में, और वो कोई ऐसी न्यूज ना दे दें। एक न्यूज 18 का जर्नलिस्ट है, उसको वहां से भेज दिया वापस, क्योंकि वो हिंदी में न्यूज दे रहा था और उसने खाली इतना ही कहा है हिंदी में, क्योंकि वो इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो हिंदी ही देगा वो। उसने कहा कि यहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्शन है, हर जगह जाने देते नहीं ये लोग, आईडीएफ के लोग, लेकिन फिर भी जो हम दिखा रहे हैं आपको, छुपा के दिखा रहे हैं। अब इसकी जो सेंटेंस है, क्या मोसाद के लोगों को या इजराइल के लोगों को हिंदी तो आती नहीं है?
यहीं के लोगों ने उसको ट्रांसलेट करके बताया होगा, उसको वहां से लाद के भेज दिया गया इंडिया वापस। तो इस तरह से वो सैंक्शन लगा के रखे हुए हैं कि हमारी अंदर की न्यूज बाहर न जाए। लेकिन आज नहीं तो कल जिस तरीके से 12 दिन के बाद इजराइल का भरता नजर आया था पूरी दुनिया के सामने, उसी तरीके से इस जंग के खत्म होने के बाद इजराइल का सारा कचरा दुनिया देखेगी कि तेल अवीव कैसा था और कैसा हो गया है। लेकिन हम आपको आज भी बोल रहे हैं मुमताज भाई कि वो हाल कर दिया गया हाइफा तेल अवीव का, उसको रिस्टोर करने में कम से कम 10 साल लगेंगे इजराइल को। ऐसा नहीं है कि वो कर लेंगे रिस्टोर, जिस पैटर्न में था उसी पैटर्न बना ले जाएंगे। उनके पास जमीनी कितनी है, जो उससे कचरे निकलेंगे वो कचरे कहाँ जाएंगे? क्या वो गाजा में फेंकेंगे कचरे? सबसे बड़ा टेंशन तो लोगों का गाजा का स्क्रैप का था कि गाजा का स्क्रैप इतना कहाँ लेके जाया जाएगा, कहाँ फेंका जाएगा। अब वहां पर गाजा 2 हो गया है, इनका स्क्रैप कहाँ जाएगा? तो जो लोग अभी सुकून से बैठ के ये सोच रहे हैं कि अमेरिका जब चाहेगा आराम से सीज फायर कर लेगा, तो ये पुराना दौर नहीं है कि आप करके निकल जाओ। पिछले बार में क्या हुआ था, सीज फायर ईरान ने मान लिया था, तो लेकिन पिछली बार हमले का जवाब भी उस हिसाब से अमेरिका को नहीं दिया था। इस बार ईरान ने पूरी कंप्लीट तैयारी करके रखी थी। पहले ये जीपीएस यूज करते थे, ये जीपीएस टेक्नोलॉजी अमेरिका इजराइल की है, जिसमें ये गुमराह हो जाते थे, इनका एग्जैक्ट लोकेशन पे पड़ता नहीं था। इस बार इन्होंने चाइना की टेक्नोलॉजी यूज किया। आज आप तेल अवीव का खोल लीजिए गूगल मैप पे, उसकी गूगल मैप पे तेल अवीव की फोटोज बुलर आ रही, बुलर। उसके अलावा आप कहीं की भी देख लीजिए, मतलब ये ऐसी चीज है कि आप अभी अपना मोबाइल खोल के अभी देखेंगे, आपको दिख जाएगा। जैसे लग रहा है कि नेटवर्क खराब है, आपको लगेगा आपको नेटवर्क कमजोर है, इसलिए पिक्चर खुल नहीं रही, धुंधली है। और उसी के बाजू में आप चले जाएंगे, जॉर्डन खोलेंगे, एकदम क्लियर है। तो इजराइल पूरा अपना उसने करके रखा है बुलर, ताकि लोग हमारी तबाही को गूगल मैप से भी ना देख पाए, क्योंकि ये 24 घंटे में अपडेट होता रहता है। तो अपनी तबाही को इस तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुमताज भाई, हमने आपसे 4-6 महीने पहले यही बात हुई थी कि 2 में से एक ही मुल्क सरवाइव करेगा वहां पर, या ईरान या इजराइल। और अभी हम इस बात पे तो जा ही नहीं रहे हैं कि सीज फायर होने ही वाला है। हमने कहा कि अगर होने को भी होगा तो 5 से 6 दिन लगेगा, लेकिन सीज फायर होने से पहले की जो कंडीशंस हैं, अगर ईरान मजबूती से खड़ा हुआ है, ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा पर्याप्त है, कायदे से है, तो ये चीज आप मान के चलिए कि ईरान पूरी कंडीशन के साथ सीज फायर करेगा, वरना वो पूरा की पूरा इजराइल धराशायी कर देगा। और जैसे मैसेज हैकर नंबर हैक करके मैसेज डाल रहे हैं, रेगुलर डाल रहे हैं, कोई एक बार नहीं हुआ है। और ये जवाब लिख के आता है, मैंने कल भेजा था, तुमने रात में देखा, आज रात में फिर देखो, तुम सेफ नहीं हो, इजराइल छोड़ दो। इजराइल छोड़ के भागने वालों में इतनी होड़ लगी है कि लोग प्राइवेट स्टीमर से भागने की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे जो क्रूज होते हैं उससे भागने की बात कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, समुद्री तट पे बैठे इंतजार भी कर रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे हैं। सरकार चिल्ला रही है कि घर के अंदर जाओ, बंकर में जाओ, यहाँ सेफ नहीं है, लेकिन लोग बंकर छोड़ के भाग रहे हैं। बंकर से ज्यादा वो तरजीह दे रहे हैं मेट्रो रेलवे स्टेशन को। वो मेट्रो के अंदर सुरंग में घुसे हुए हैं, रेलवे ट्रैक पे जाके बैठे हुए हैं। वो उनको लगता है कि प्लेटफॉर्म तक मिसाइल आ सकती है, वो जाके रेलवे ट्रैक पे जाके बैठे हुए हैं। ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी। लेकिन आप भी सोचिए कि मीडिया वहां का या कोई मीडिया को वो परमिशन देंगे? तो कभी नहीं, वो आप नहीं, अभी तो नहीं देख पाओगे आप। क्यों मुमताज भाई?